चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कॉरपोरेट थ्रिलर की जिसने भारत के मीडिया जगत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है एनडीटीवी के टेकओवर की। एक ऐसी कहानी जिसमें दशकों पुराने कर्ज, कई छुपे हुए दांव पेच और भारत के सबसे ताकतवर कारोबारी शामिल हैं। ये टेकओवर इतना अचानक और इतना चौंकाने वाला था कि इसने पूरे मीडिया जगत में हलचल मचा दी। इसे एक ऐसे कॉर्पोरेट तख्तापलट की तरह देखा गया जिसमें फाउंडर्स को पता तक नहीं चला कि हो क्या गया है। चलिए इस पूरी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। देखिए, ये कोई एक रात में हुई घटना नहीं थी। इसकी जड़ें दशकों पुराने फाइनेंशियल फैसलों में और एक ऐसे लोन अग्रीमेंट में छिपी थीं जो किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं था। आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, आज़ादी के बाद के भारत में। उस वक्त मीडिया का जो सीन था वो आज से बिल्कुल अलग था। मतलब पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में था। सोच कर देखिए, एक ऐसा भारत जहां न्यूज़ का मतलब था सिर्फ एक सरकारी चैनल, दूरदर्शन। कोई गर्मागर्म बहस नहीं, कोई विवादास्पद खबर नहीं। लेकिन आज का भारत तो एकदम अलग है ना? सैकड़ों चैनल, 24 घंटे खबरें और गला काट कंपटीशन। इसी क्रांति के बीच एनडीटीवी की शुरुआत हुई। तो इस कहानी के सेंटर में हैं प्रणय और राधिका रॉय। दोनों काफी जाने माने परिवारों से आते थे, देश विदेश के बेहतरीन संस्थानों में पढ़े और फिर दिल्ली में बस गए। और यहीं से प्रणय रॉय ने चुनावी विश्लेषण के फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी थी। प्रणय रॉय सेफोलॉजी के मास्टर थे। अब ये सेफोलॉजी क्या है? ये है चुनावों का साइंस, जिसमें डेटा को एनालाइज करके नतीजों की भविष्यवाणी की जाती है। और उनके सटीक पूर्वानुमानों ने उन्हें एनडीटीवी चैनल बनने से पहले ही एक भरोसेमंद एक्सपर्ट के तौर पर मशहूर कर दिया था। और मजे की बात यह है कि एनडीटीवी एक न्यूज़ चैनल की तरह शुरू ही नहीं हुआ था। ये तो एक प्रोडक्शन हाउस था जो दूरदर्शन के लिए प्रोग्राम बनाता था, लेकिन एक बड़ी अजीब शर्त पर कि वो भारत के बारे में कोई खबर नहीं दिखा सकते। उनका पूरा फोकस दुनिया भर की घटनाओं पर था। अब कहानी उस दौर में आती है जब मीडिया के प्राइवेटाइजेशन, स्मार्ट पार्टनरशिप और अपनी शानदार इमेज के दम पर एनडीटीवी ने तेजी से तरक्की की और एक मीडिया एम्पायर बन गया। गेम चेंजर मोमेंट तब आया जब एनडीटीवी ने रूपर्ट मोर्डॉक के स्टार नेटवर्क्स के साथ हाथ मिलाया। ये एक जबरदस्त पार्टनरशिप थी जिसने भारत का पहला 24 घंटे का न्यूज़ चैनल बनाया। सीधा सीधा हिसाब था, एनडीटीवी खबरें बनाएगा, उस पर पूरा कंट्रोल रखेगा और स्टार नेटवर्क पैसा और अपना प्लेटफॉर्म देगा। ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं था। इस स्वीट हार्ट डील से एनडीटीवी को हर साल करीब $20 मिलियन मिल रहे थे। और इतने पैसे से उन्होंने ना सिर्फ बेस्ट टेक्नोलॉजी खरीदी, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन पत्रकारों को भी अपने साथ जोड़ लिया। आज के जो बड़े बड़े नाम हैं पत्रकारिता में, अर्नब गोस्वामी, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, ये सब एनडीटीवी की ही देन है। उस वक्त एनडीटीवी पत्रकारिता का मक्का बन गया था। मतलब अपने समय का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित न्यूज़ संगठक। और फिर साल आया 2003। स्टार के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और एनडीटीवी ने फैसला किया कि अब वो अपने दम पर चलेगा। उन्होंने अपने ब्रांड का फायदा उठाते हुए खुद के 2 चैनल लॉन्च किए, इंग्लिश में एनडीटीवी 24/7 और हिंदी में एनडीटीवी इंडिया। और ये दोनों ही जबरदस्त हिट रहे। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का एक अंत होता है। एनडीटीवी के लिए भी बुरा वक्त शुरू हो चुका था। बड़े बड़े पत्रकार छोड़कर जाने लगे, कुछ बिजनेस बुरी तरह फेल हो गए और ऊपर से आ गई दुनिया भर में आर्थिक मंदी। यहीं से नींव में दरारें पड़ने लगीं। ये एक के बाद एक झटकों जैसा था। पहले अर्नब गोस्वामी गए, फिर राजदीप सरदेसाई अपने साथ सीएफओ को भी ले गए। ठीक इसी समय कंपनी ने जोखिम भरे नए बिजनेस में पैसा लगा दिया और फिर 2008 का वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कंपनी को फैलाने की ये योजनाएं उल्टी पड़ गईं। देखिए, उनका बिजनेस न्यूज़ चैनल तो चल गया, लेकिन मनोरंजन चैनल एनडीटीवी इमेजिन और लोकल न्यूज़ वाला मेट्रो नेशन बुरी तरह पिट गए। इन गलतियों ने कंपनी को फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर कर दिया, और वो भी ऐसे वक्त में जब पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरे टेकओवर की जड़ है। एक बहुत ही पेचीदा और खतरनाक लोन जिसने अनजाने में ही एनडीटीवी के भविष्य को दांव पर लगा दिया था। तो हुआ ये कि संस्थापकों ने कर्ज का एक जाल सा बुन लिया था। पहले इंडिया बुल्स से लोन लिया। जब 2008 का संकट आया तो वो उसे चुका नहीं पाए, तो उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से 19% जैसी ऊंची ब्याज दर पर एक और लोन ले लिया और इसके लिए अपनी पूरी हिस्सेदारी गिरवी रख दी। जल्द ही वो इसका ब्याज भी नहीं दे पा रहे थे।
और इसी डेस्परेशन में उन्होंने एक रहस्यमयी कंपनी VCPL से एक बहुत अजीब लोन लिया। कहने को तो ये एक अनसिक्योर्ड लोन था, यानी बिना कुछ गिरवी रखे, लेकिन इसमें एक शर्त थी जो बहुत खतरनाक थी। शर्त ये थी कि लोन देने वाला जब चाहे इस लोन को रॉय की होल्डिंग कंपनी RRPR पे 99.9% की हिस्सेदारी में बदल सकता था। बस यही था वो ट्रोजन हॉर्स। ये कोई मामूली लोन की शर्त नहीं थी, ये तो भविष्य में कंपनी पर कब्जा करने का एक खुला टिकट था। इस एक शर्त ने लोन देने वाले को NDTV के करीब 29% हिस्से पर कंट्रोल दे दिया था, जिसे वो अपनी मर्जी से कभी भी इस्तेमाल कर सकते थे। और जब इस VCPL कंपनी की जांच हुई तो पता क्या चला कि ये कोई असली कंपनी थी ही नहीं, ये तो एक शेल कंपनी थी और इसके तार सीधे मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े थे। यानी इनडायरेक्टली ये लोन रिलायंस ग्रुप से ही आया था। अब सीधा 10 साल आगे चलते हैं, साल 2022 में। देखते हैं कि कैसे वो पुराना सोया हुआ लोन अग्रीमेंट अचानक एक हथियार बन गया और पूरी बाजी पलट गई। ये सब कुछ बिजली की तेजी से हुआ। पहले अडानी ग्रुप ने उस शेल कंपनी VCPL को खरीद लिया और खरीदते ही तुरंत उस 10 साल पुराने वारंट का इस्तेमाल कर लिया और एक झटके में वो NDTV के 29.18% के मालिक बन गए। इसके बाद एक ओपन ऑफर से और शेयर खरीदे और आखिर में रॉय परिवार को भी अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। तो इस तरह अडानी ग्रुप ने एक एक करके सारे टुकड़े जोड़े और NDTV में करीब 65% की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी बना ली। शुरुआत उस VCPL वारंट से हुई, फिर मार्केट से शेयर उठाए और आखिर में रॉय परिवार से डील करके टेकओवर पूरा कर लिया। तो आखिर में NDTV की ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के टेक ओवर की कहानी नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के भारत में मीडिया, कर्ज और कॉर्पोरेट पावर के बीच का रिश्ता कितना पेचीदा है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बिजनेस के फैसले पत्रकारिता की आज़ादी पर भारी पड़ सकते हैं।